लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष सोनवानी आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सीजी जोश कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने बीते हुए कल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही संघर्ष से गुजरा हुआ कल है और आपको ऐसा लगे कि हो सकता है आप कोरोना आ जाए। बचपन से ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे लोग। 1998 की बात है, जब गांव में अकाल पड़ा तो मैं उस टाइम आठवीं की पढ़ाई कर रहा था। माँ और बाबूजी बड़े भैया दिल्ली चले गए कमाने खाने। मेरे साथ मेरे छोटे भाई और बहन को छोड़कर चले गए थे। उस टाइम मेरी उम्र 14 साल का था। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। हुआ यह कि मुझे मजदूरी के रास्ते जाना पड़ा। गांव के ही ट्रैक्टर वाले के साथ मैं सुबह 4 बजे खाद ढोने का काम करता था खेत में, जिसकी मजदूरी 10 रुपये मिलता था। साथ में गिट्टी फोड़ने का काम करता था, ईंट का काम करता था, रेत ढोने का काम करता था। ऐसे तैसे करके सुबह 10 बजे तक मुझे काम करना पड़ता। फिर उसके बाद मैं 10 बजे के बाद स्कूल जाता। स्कूल से आने के बाद फिर काम में लग जाता। इस तरीके से मुझे अपने भाई बहनों का जीवन यापन और खुद का जीवन यापन करना पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, 2 साल बाद जब माँ बाबूजी और बड़े भैया दिल्ली से आए, गांव में मकान ठेका लिए, तो ठेकेदारी की शुरुआत हुआ। तो बाबूजी मुझे एक टारगेट दे देते थे काम करने का, 10 बजे तक तुमको ये सब निपटाना है, फिर उसके बाद तुमको स्कूल जाना है। इस तरीके से मैंने वहाँ 10वीं की पढ़ाई किया काम करते हुए। साथ में जब 11वीं पढ़ाई किया तो स्कूल का ही बिल्डिंग को ठेका लिया गया। बाबूजी स्कूल का बिल्डिंग को ठेका ले दिए, क्योंकि हमको डिस्टर्ब होता था जाने आने में, इसलिए वहीं काम करते रहे। वहीं काम करते हमने पढ़ाई किया। 10वीं 12वीं पढ़ाई किया। 12वीं पढ़ाई करने के बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा तो बाबूजी मना किए कि अब काम में ध्यान दो, पढ़ाई को छोड़ो। फिर मैं चोरी छिपे तो आवेदन डाल दिया था। जैसे ही फीस जमा करने की पारी आया तो मैं साइकिल को गिरवी रख दिया। साइकिल को 1200 रुपये में गिरवी रख के मैं फीस पटा के आया। तो घर में साइकिल को ढूंढने लगे, कहाँ गया, चोरी हो गया करके। तो जब पता चला उनको कि साइकिल गिरवी रख के फीस पटा दिया तो बहुत मार पड़ा मुझे। लेकिन मैंने अपना संघर्ष जारी रखा, पढ़ाई को कम नहीं किया। फिर उसके बाद सेकंड ईयर के पढ़ाई करने एडमिशन होने वाला था, तो जिसके मकान लिया था ठेका हम लोग, उसी घर में वो दीदी जो उसकी बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी और सेम सब्जेक्ट हम दोनों का था। तो उनके पिताजी बोले कि बेटा इसको लेके जाना है, कॉलेज लाना है। इनके ही बाइक में जाना था। तो मेरा पूरा खर्चा उठाया उनके पैसे से। मैं कॉलेज गया, पेट्रोल, खाना, नाश्ता सब वही लोग दिए। फिर फीस भी मेरा पटाया। ऐसे करके मैं सेकंड ईयर निकाल लिया। फाइनल जब पढ़ाई किया तो वहीं बाबूजी जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी के बगल गांव में रिश्तेदार रहते थे, उनके यहाँ मकान ठेका ले दिए। उसी घर में काम करते हुए मैं अपने फाइनल कंप्लीट किया पढ़ाई का। फिर फाइनल कंप्लीट होने के बाद बाबूजी बोले कि अब पढ़ाई बंद करो, काम में ध्यान दो। तो मैं बोला कि अब निवेदन किया कि मुझे पढ़ाई करना है। तो बोले कि जहाँ काम तुम करोगे वहीं पढ़ाई भी कर लेना करके। फिर जांजगीर में मैं LLB का एडमिशन लिया। तो 6x6 का कमरा किराया लिया था 400 रुपये में। तो बाबूजी पहले चावल भिजवाते थे घर से, पैसा भी भिजवाते थे। फिर 2 महीने 4 महीने भिजवाए। फिर बोले कि बेटा तुम वहीं कमाना और खाना, तब तो पढ़ाई करो, नहीं तो चुपचाप वापस आ जाओ। 2 दिन मैं पुस्तक दुकान में काम के झाड़ू पोछा लगाया, मुझे नहीं लगा अच्छा। फिर मैं मेरी ही
गांव में जांजगीर से पढ़ाने आते टीचर साव सर, वो बोले कि चलो तुम्हारा टीवीएस शोरूम में लगवा देता हूँ सुपरवाइज़र। तो मैं सुपरवाइज़र का काम करने के लिए वहाँ चला गया, 3 महीने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद जिसके घर में रहता था शिव चमन भैया, उनके भांजे जो है शेरा भैया ने मुझे बोला कि मेरा साइट चल रहा है, वहाँ चलो, तुम देख लेना काम जो करना रहे, नहीं करना है चौकीदारी करना, और तुम अपना पढ़ाई जारी रखो बोले। तो मैं रात भर वहाँ चौकीदारी करता था, पढ़ाई करता था। और ऐसे जगह में मकान बन रहा था जो कृषि विज्ञान केंद्र, कि वहाँ आसपास 1 किलोमीटर दूर में कोई घर नहीं था, न कोई लाइट, न कोई आदमी, वहाँ सुनसान जगह। वहाँ बगल में मरघट्टी वगैरह भी था। मैं रात को वहाँ रात भर पढ़ाई करता, रात को 3 बार सीटी बजाना रहता था वहाँ। उसके बाद सुबह 7 बजे मुझे कॉलेज जाना रहता था, तो 7 से 10 कॉलेज जाता था। जैसे ही कॉलेज से आता था फिर मिस्त्री लोग काम में लग जाए रहते थे, उनके साथ भी मैं काम करके मुझे उसका अलग हाजिरी दिया जाता। ऐसे थे चौकीदारी का, और इधर काम करके मुझे 5 से 6 हज़ार मिल जाता था। मैंने साइकिल खरीदा। उसके बाद काम करते करते मैं एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीदा। बाइक खरीदने के बाद जब बाइक में आना जाना किया, तो पहले जिसके घर किराया में रहता था उसके पास रुका, तो बोले कि कैसे क्या काम करते हो, बाइक ले लिए बोले। तो मैं बताया उनको कि भैया मैं मकान बनाने का ठेका लेके काम कर रहा हूँ करके। फिर मेरे ही साथ में एलएलबी कर रहे थे, मेरा एक मित्र है, उसका भाई सरपंच है राजीव राज। वो बोले कि मेरे बड़े भैया सरपंच है, चलो मेरे यहाँ काम करना और वहीं रहना, फिर काम को संभालना। फिर उसके बाद मैं उनके साथ चला गया, उनके घर में रहता था, उनके साथ काम करता, उनके साथ जो भी काम लिए रहते थे। फिर उससे मेरा सेकंड एलएलबी का सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ। फाइनल ईयर में जब वापस जिसके घर में पहले सबसे पहले किराया लिया, जब वो देखा कि मैं बाइक में घूम रहा हूँ, तो उसको लगा कि कुछ काम कर रहा है। उसके घर का मकान ठेका में मिल गया मुझे। फिर उसका घर जैसे मैं निपटाया, फिर आसपास के लोग मुझे काम देना चालू किए। ऊपर मंजिल में कंप्यूटर क्लास संचालित हो रहा था। वहाँ का टीचर जो है, सर जो है, मुझे बोले कि मेरा भी मकान बनवाना है। तो मैं उनका मकान का ठेका ले लिया और उनके यहाँ पीजीडी से का पढ़ाई किया। ऐसे करके मैं, और बीच बीच में मैं कॉलेज के साथ साथ मैं तहसील ऑफिस भी जाता था। तहसील में एक सीनियर वकील के साथ उनका दस्तावेज का काम भी करता था। ऐसे करके मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। वहाँ से एलएलबी कंप्लीट करने के बाद मेरा ध्यान ठेकेदारी में चला गया। वहाँ 10 से 15 बिल्डिंग मैंने बना लिया। बिल्डिंग बनाते बनाते मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वहाँ पढ़ाई करने गया था। एलएलबी पढ़ाई करने के बाद लेबर कूली का काम, मिस्त्री का काम, मुझे वहाँ अपने आप में तकलीफ हुआ कि साला जहाँ शुरुआत किया वहीं मैं वापस आ गया। फिर अचानक एक दिन मेरे पास कॉल आया कि संतोष सोनवानी जी आपको कलेक्टर साहब बुलाए हैं। तो पहले तो मैं हंसी मजाक में टाल दिया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं तो एक ठेकेदार हूँ साधारण सा। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं उस दिन नहीं गया। दूसरे दिन जब फिर फ़ोन आया कि तुमको ना कलेक्टर साहब बुलाए हैं, तो अचंभा हो। फिर मैं जाने को तैयार हो, जब बलौदा बाज़ार गया, कलेक्टर साहब से मिला। जैसे ही मैं उनके पास गया, मुझे देखते ही नाम से बोलकर हाथ मिलाए। तो अपने ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी कलेक्टर साहब से हाथ मिलाया था। मुझे बहुत गर्व फीलिंग हुआ और ये लगा कि भाई ऐसा क्या काम करना है, कि क्या काम किया हूँ कि कलेक्टर साहब मुझे बुलाए हैं, मुझे हाथ मिला रहे हैं। फिर मुझे प्रेस रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी, अपना वो न्यूज़ एजेंसी चलता था, सोनवानी न्यूज़ एजेंसी नाम से 2012 से संचालित था, बड़े भैया चला रहे थे। तो उनके संबंध में मुझे फ़ोन किए थे, बड़े भैया को ना फ़ोन करके मुझे फ़ोन किए थे। तो मैं जब मौका मिला तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया। फिर उनके साथ में मैं पूरे ज़िले की अच्छी बुरी खबरों को मैं उनके पास भेजता था, फीडबैक देता था। साथ साथ कोई विभाग में गलत हो रहा है उसके बारे में न्यूज़ में डालता था, तो उनका वो मीटिंग में वो बात रखते थे। ऐसे करके ना ज़िले का माहौल बहुत बढ़िया बन गया। तो नाम मेरा पूरा ज़िले में चलना चालू हो गया, हर विभाग में नाम चलना चालू हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। मिस्त्री काम, ठेकेदारी काम ठीक है, बाबूजी उसको तो मुझे अपने जीवन यापन के लिए बोले थे, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और था।
मेरा बात करने का शैली बदल गया, मेरा भाषा बदल गया। और पहले जो बात करता था एक लेबर कुली टाइप का भाषा था, भले ही पढ़ाई किया था, तो अचानक से बदल गया भाषा, क्योंकि मुझे पता है कि आदमी जो काम करेगा उसका दिमाग वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है, कि चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न रहे। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। फिर लगातार उनके साथ काम किया, फिर अगला कलेक्टर साहब आए, उनके साथ काम किया, फिर लगातार 3 IAS के साथ काम किया, साथ में SDM तहसीलदार के साथ काम किया। तो ज़िले में नाम के साथ साथ मेरा भाषा शैली बदला, मेरा काम करने का तरीका बदला, मेरा अपने आप में एक जोश आ गया। फिर साथ साथ ऐसे ही कई IAS सर के साथ काम किया। तो अब पहले जैसे अब पत्रकारिता में दमदारिता नहीं है, अब खबर चला भी दोगे ना, कोई कार्यवाही भी नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता। तो धीरे धीरे साख गिरना चालू हो गया जिला में, और ऐसा लगा कि अब पत्रकारिता में तो फील्ड मतलब पत्रकारिता में अब भविष्य नहीं है। तो 2018 के चुनाव में मैं राजनीति में एंट्री मारने की कोशिश किया। वैसे राजनीति की शुरुआत तो मैं 2003 से कर चुका था। जब पहली बार हमारे गांव में अजीत जोगी साहब आए थे, तो मैं 10वीं पढ़ाई कर रहा था। जब हेलीकॉप्टर में उतरे तो हल्का सा उनके हाथ से टच हुआ मेरा हाथ, तो एकदम से जुनून आ गया, लगा कि राजनीति में एंट्री मारना चाहिए। फिर उसी टाइम इत्तेफाक से मेरे बाबूजी जब एक नेता के घर को ठेका लिए थे, तो उनके घर बड़े नेताओं का आना जाना रहता था, तो हम ऊपर में काम कर रहे थे, तो बुलाते थे कि आओ, भीड़ इकट्ठा भी करना रहता है, तो सब लेबर मिस्त्री बुलाते थे, मैं भी जाता था वहाँ। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट चालू हुआ। उसके बाद उनके पदाधिकारी बनने का मौका मिला कांग्रेस कमेटी में, फिर ब्लॉक में, फिर जिला में। जब जांजगीर LLB करने गया तो वहाँ भी मैं खाली समय में वहाँ की मीटिंगों में जाता था। जांजगीर से ट्रेन पकड़कर 10 रुपये टिकट में मैं लोकल ट्रेन बैठकर सुबह 7 बजे निकल जाता था रायपुर के लिए। रायपुर में PCC कार्यालय में जाके मैं मीटिंग वगैरह में या बड़े नेताओं से मिलता था। शाम को 10 रुपये टिकट में वापसी आता था। ऐसे करते करते राजनीति में भी मेरा इंटरेस्ट रहा। फिर धीरे से प्रदेश के पद में जाते गया। प्रदेश के पद में जाने के बाद फिर जब पत्रकारिता में आ गया तो बीच में छोड़ दिया था। फिर लगा कि अब राजनीति में वापसी करना चाहिए, तो मैंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल दिया था कि मुझे भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि क्षेत्र में फेमस हूँ। तो अब एक से कमेंट आने चालू हो गए कि भाई आप लड़ो। फिर एक कमेंट आया कि मेरे पार्टी चुनाव लड़ो। नंबर मिला, कॉल किया तो बोले कि जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ो। बात हुआ, मैं दिल्ली गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, तो मुझे एकाएक मेरा फाइल देखे, मेरा बैकग्राउंड देखे, मुझे तो पार्टी नया है इसलिए मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि सीधा सीधा प्रदेश अध्यक्ष की। जब प्रदेश अध्यक्ष बना, मैं चुनाव लड़ा, फील्ड में काम किया। तो 2018 में काम करते करते अभी मैं 14 जिलों में पार्टी का गठन कर चुका हूं, और इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में मैं पूरे के पूरे 90 सीट कैंडिडेट खड़ा करूंगा। और इस तरीके से एक साधारण मिस्त्री काम करते करते मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। लेकिन मुझे अब एहसास होता है कि मिस्त्री काम तो एक साइड का काम था, जो मेरे पिताजी मुझे जीवन यापन के लिए दिए थे। कल को मेरा कोई भी काम नहीं चलेगा भविष्य में, तो भी मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए वापस ठेकेदारी का काम चालू कर सकता हूं। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई के लिए जो बहाना बनाते हैं आज के युवा, गरीबी है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी यदि सच्चे मन से पढ़ाई करना चाहे, सच्चे मन से ठान ले, तो कोई रुकावट नहीं है। गरीबी कोई आपदा या विपदा नहीं है। आप यदि चाहो तो कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। बस आपका लक्ष्य और टारगेट सही रहना चाहिए, आपका भविष्य बनाने की ओर आपका लक्ष्य रहना चाहिए।
देखिए, जो लोग बोलते हैं गरीबी एक आपदा है, गरीबी एक विपत्ति है, उनको बोलना चाहता हूँ कि आप गरीबी के वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो गरीबी की वजह से नशा क्यों नहीं छोड़ते हैं? गरीबी किसी के शिक्षा के बीच में रुकावट नहीं है। आप अपने दिमाग लगाइए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। हर फील्ड में मौका है। मैं भी गरीबी से आगे बढ़ा हूँ। बस इतना था कि मैंने सही समय का सही जगह उपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, और ऐसे ही करते हुए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति में ही घुसे रहना भी फायदेमंद नहीं है। आदमी को अपने परिवार के लिए कुछ काम भी करना बहुत ज़रूरी है। हुआ यह कि मैं जब एक गरीब मिस्त्री का बच्चा मिस्त्री काम करते हुए आगे बढ़ सकता है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। बस आपको उसमें ध्यान देना है, आपको इंटरेस्ट देना है कि आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान है या नहीं। बचपन से काम पढ़ाई इतना व्यस्त हो गया था, मुझे खेती किसानी ज़मीन जायदाद के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं भूल चुका था कि मैं एक भूमिहीन परिवार से हूँ। भूमिहीन क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। बचपन में जब माँ बाबूजी दिल्ली गए तो मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील ऑफिस जाना पड़ा। तो पटवारी के पास जब भूमिहीन लिखा रहता था, मैं सोचता था कि हो सकता है सभी के में लिखा होगा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, उस दिन एहसास हुआ जब गांव में एक मीटिंग था, तो एक गांव का आदमी मुझे सबके सामने, तुम्हारा ज़मीन जायदाद नहीं है, तुम क्या हो, तुम किसान नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, बोले। तब एहसास हुआ, यहाँ एहसास हुआ। भूमिहीन क्या होता है मुझे एहसास नहीं हुआ था। बचपन में जब माँ बाबूजी दिल्ली कमाने खाने गए थे, तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जब पटवारी के पास गया, जब तहसीलदार के पास मैं बनवाने गया, तो उसमें भूमिहीन लिखा हुआ था। मुझे लगता था कि सबके कागज़ में वैसे ही लिखा हुआ है। लेकिन जब गांव का एक आदमी मुझे बीज गुड़ी में चिल्ला के बोला कि तुम्हारा ज़मीन नहीं है, तुम्हारा क्या औकात, तुम भूमिहीन हो, तुम कुछ नहीं कर, तुम किसान नहीं हो, गांव का किसान ही नहीं हो, बोले, तब मुझे दर्द हुआ, मुझे एहसास हुआ। मैं तुरंत घर आने के बाद सर्च किया, गूगल में सर्च किया, इधर उधर सर्च किया, पता किया कि भूमिहीन होता क्या है। उसके बाद मुझे लगा कि मैं भी ज़मीन का काम करूंगा, ज़मीन खरीदूंगा, और इस तरीके से मैं प्रॉपर्टी डीलिंग और प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में हाथ आजमाना चालू किया। और आज उस प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में कम से कम मेरे पास 15 से 20 केसेस है। मैं सारे केस छोड़ के उस केस में व्यस्त हो गया। आज बहुत खुशी होता है कि गांव और आसपास के लोग मेरे पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। बहुत गुड फीलिंग होता है कि मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकता हूं। मैंने वकालत किया, मैंने प्रॉपर्टी का काम किया, मैं राजनीति में आया, मैं प्रेस रिपोर्टिंग काम किया। हर तरह से लोग परेशान थे, आसपास के लोग परेशान थे, मेरे पास आते हैं, सलाह लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं भी किसी का भविष्य बना सकता हूँ, मैं भी किसी के लिए किसी का सहयोग कर सकता हूँ।